नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके नए संसद भवन को आधिकारिक रूप से संसद भवन का दर्जा दे दिया और नए संसद भवन में आज से विशेष सत्र की शुरुआत भी हो गई है। 18 जनवरी 1927 को पुरानी संसद बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और आज 19 सितंबर को इसकी विदाई हो गई। इससे पहले पुरानी संसद में सुबह 9:30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की ज्वाइंट फोटोशूट हुई। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी पुराने संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे। प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल से संविधान की कॉपी लेकर नए भवन तक पैदल पहुंचे। इस दौरान सभी एनडीए सांसद पीएम मोदी के पीछे पीछे नए संसद भवन की ओर चले। ठीक 1:15 बजे नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। सबसे पहले पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने नए संसद में चंद्रयान की उपलब्धि और G20 के सफल आयोजन के लिए देश को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद की शुरुआत हो रही है। देश संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि ये समय अतीत की हर कड़वाहट को भुलाने का समय है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी को मिच्छामी दुक्कड़म बता दें कि जैन धर्म के मुताबिक मिच्छामी का अर्थ क्षमा करने से और दुक्कड़म का अर्थ गलतियों से है। इसका मतलब होता है कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। वहीं सूत्रों के अनुसार आज ही संसद में महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। संसद की नई इमारत में पहले सत्र के ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक कानून पास कराकर ऐतिहासिक बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। बिल को सदन में पारित कराने के लिए कल यानी कि 20 सितंबर को चर्चा होगी। बिल 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश होगा। तो वहीं केंद्र सरकार महिला आरक्षण के तहत देश भर में 545 सीटों के अलावा 33% सीटें बढ़ाने का निर्णय कर सकती है। करीब 180 ज्यादा सीटें बढ़ाई जा सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो लोकसभा की कुल सीटें 725 हो जाएंगी। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। शबनम पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका। गरिमा दसोनी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ महालक्ष्मी पावनी एज ए एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस विषय पर आगे हम चर्चा करेंगे उसे कानूनी रूप से किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ प्रावधान है, उसके बारे में भी हम महालक्ष्मी पावनी से जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत शबनम पांडे जी आपके साथ। जिस तरह से आज नई संसद भवन में सारे लोग पहुंचे, आगे आगे प्रधानमंत्री मोदी, पीछे पीछे सारे सांसद, साथ ही साथ जिस तरह से एकजुट होने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, किस तरह से आगे बढ़ने की बात को अब आप देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि आज नए सदन पे वक्ता जी हमारे सारे जनप्रतिनिधि सत्र की शुरुआत करेंगे। संबोधन हुआ सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी ने जिस एकजुटता के लिए लोगों से आग्रह किया और पुरानी बातें भूलकर नए तरीके से देश को सशक्त करने की बात कही, साफ तौर पे उनकी मंशा बहुत साफ सुथरी दिखती है। और ये दिखता है कि जो जनप्रतिनिधि वहां बैठे हैं वो किसी मुद्दे पे लड़े झगड़े जो करें, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि जिस देश को सशक्त करने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर देशवासियों ने दिया है, वो अपने उस कर्तव्य का पालन पूरे अपने स्वार्थ को एक तरफ रखते हुए उसका निर्वहन करें। ऐसा प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं और देश की 140 करोड़ जनता भी चाहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम भारतवर्ष में जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करके करते हैं। आज गणेश चतुर्दशी है और इस गणेश चतुर्दशी के दिन
प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपने संबोधन में बताया कि महिला आरक्षण बिल वो ला रहे हैं, तो हम जब भी गणेश की पूजा करते हैं तो बगल में लक्ष्मी जी होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश की लक्ष्मी को के अधिकारों को सशक्त करने का जो कदम उठाने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में तरह तरह से महिलाओं को सशक्त करने की बात की है। गैस के चूल्हे से लेके राशन कार्ड में सर्वोच्च नाम, तमाम ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। पर ये महिला आरक्षण बिल जो हम सभी महिलाओं को, और खासकर जो राजनीतिक महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी दल की हैं, मैं हर किसी को बधाई देना चाहूंगी कि अगर ये बिल इस बार पास हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से, तो हर वो महिला जो एक राजनीतिक सपना देखकर राजनीति में प्रवेश की है, उनका मनोबल मजबूत होगा और वो एक सशक्त महिला बनकर कहीं न कहीं किसी न किसी सदन में बैठी हुई दिखेंगी और महिला के और देशवासियों के अधिकार के लिए लड़ते हुए, अपने विचारों को रखते हुए शबनम जी, एक तरह से देखा जाए तो संसद की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि जब हम संसद को देखेंगे तो हर तीसरी महिला हमें सांसद जो होगी वो महिला नजर आएगी और महिलाओं के हक के लिए जो बातें हैं वो उठाती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं पहले से इस वक्त की जो संसद होगी उसकी जो तस्वीर है वो काफी अलग नजर आ सकती है। बिल्कुल, गरिमा जी भी हमारे साथ मौजूद है। गरिमा जी, क्या कुछ लगता है आपको, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही, अनजाने में, जाने अनजाने में उनसे कोई भूल हुई हो उसके लिए वो माफी मांग रहे थे, साथ ही साथ कह रहे थे कि अतीत की कड़वाहट को भूलकर आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना है। आप शबनम जी की बातों से और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी कहा आज उससे सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात को मानती हूँ कि जैसे जैसे चुनाव सामने आते हैं तो वैसे वैसे घड़ियाली आंसू भी दिखाई पड़ते हैं। जाने अनजाने में गलती, मतलब हर गलती जानबूझ के की गई है, एक रणनीति के तहत की गई है। विपक्षी दलों के नेताओं को, खास करके नेत्रियों को, इन्होंने लक्ष्मी जी का बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया अभी। क्या सोनिया जी के अंदर लक्ष्मी वास नहीं करती? क्या प्रियंका जी के अंदर नहीं करती? ममता बनर्जी के अंदर नहीं करती? मायावती के अंदर नहीं करती? ये तो सारी साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। हाँ। और इनको किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी को जर्सी गाय, किसी क्या क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा, मैं अपने मुंह से उन शब्दों को नहीं दोहराना चाहती। गरिमा जी, लेकिन अब एक नई शुरुआत हुई है तो क्या इसे नहीं भुलाया जा सकता? नहीं, जैसा कि मैंने कहा, अतीत की सारी कड़वाहट, हमारा अतीत तो बहुत सुनहरा रहा है। 75 वर्ष में हम विकसित देशों में गिने जाने लगे, जहाँ एक सुई नहीं बनती थी, आज वहाँ एयरप्लेन बन रहे हैं। तो गौरवान्वित होने वाला इतिहास है भारत देश का, और हम कतई कोई कड़वाहट हमारे मन में नहीं है अपने अतीत को लेकर। जिन्होंने गलतियां करी हैं वो कड़वाहट लेकर जीते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि रोने धोने का तो बहुत समय मिलेगा, लेकिन उनको महिला पहलवान, कुश्ती पहलवानों की वो आंसू नहीं दिखाई पड़े। महिला आरक्षण बिल को लेकर संतुष्ट हैं? इसे समर्थन देंगी कि नहीं? मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये मेरी कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड है। मेरे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 33% पंचायती राज में आरक्षण दिलाया। उन्होंने 89 में इस बिल को पेश किया। संविधान संशोधन बिल को नहीं पारित हो पाया। फिर 93 में पीवी नरसिम्हा राव, मेरे पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको बिल को पारित करवाया। और उसके बाद देखिए कि मनमोहन सिंह जी भी लाए तो केवल राज्यसभा में पारित हो पाया। पिछले 9 साल में इतनी चिट्ठियां सोनिया जी ने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखी। राहुल गांधी जी ने लिखा, प्लीज मेक यूज ऑफ योर मेजोरिटी, अपने बहुमत का इस्तेमाल कीजिए और आधी आबादी को उसका हक दिलाइए। तो आज अगर महिला आरक्षण बिल आता है, मैं उसका पूरा श्रेय अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव जी को देना चाहूंगी, जिनके, लेकिन इसको लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है लेकर आए आप 2010 में, या जितनी भी सन की आपने पहले बात की, लेकर भले आए लेकिन पास तो नहीं हुआ, उसको अमली जामा तो नहीं पहनाया जा सका, कानूनी रूप नहीं मिला। फिर आपके पास फैक्ट नहीं है मैडम। राज्यसभा में ये पूर्ण रूप से पारित हो गया, राज्यसभा में पूर्ण तरह से हुआ पारित ना, तो नंबर्स भी तो होने चाहिए। यही तो बात मेजोरिटी की है कि हम यही तो कह रहे हैं। 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी के पास क्लियर मेजोरिटी थी और पिछले 9 साल से महिला आरक्षण बिल आ सकता था। ये 9 साल का विलंब भी भाजपा की ही वजह से हुआ, और आज अगर महिला आरक्षण बिल आएगा तो वो कांग्रेस पार्टी के दबाव की वजह से आएगा, उनके बनाए हुए प्रेशर की वजह से आएगा। आज विपक्षी दलों का सबसे प्रमुख, यानी कि आप इसे चुनावी स्ट्रोक मान रही हैं? जी, आप इसे चुनावी स्ट्रोक मान रही हैं?
नहीं, मैं इसे बिल्कुल चुनावी स्कूप नहीं मानती। मैं तो चाहती हूँ ये धरातल पर उतरे और उतरना भी चाहिए। हम तो वो दल हैं जिन्होंने पहली प्रधानमंत्री महिला दी, हमने राष्ट्रपति पहली महिला दी, हमने लोकसभा स्पीकर पहली महिला दी, हमने कई राज्यों को मुख्यमंत्री महिलाएं दी। तो हम तो उनमें से हैं कि 15 लाख आज महिलाएं जो पंचायतों में, नगर पालिकाओं में आपको दिखाई दे रही है, वो किसकी बदौलत है? आखिर 15 लाख है पूरे देश के अंदर। ठीक है गरिमा जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ संगीता शर्मा प्रवक्ता आप भी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी इसी तरह से मोदी सरकार से नाराज नजर आ रही हैं इस बिल को लेकर, या समर्थन करेंगी? देखिए वक्ता जी, इस बिल का पूरा समर्थन है, एक महिला होने के नाते भी, और देश की महिलाएं आगे बढ़े ये हर एक महिला चाहती है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पैनल में देखकर हम 5 महिलाएं हैं और सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई जी। आपको वक्ता जी, हाँ। वक्ता जी देखिए, 9.5 साल से भाजपा की सरकार थी और 2014 का आप वक्ता जी मैनिफेस्टो उठा करके देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत करके आए तो हम इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के आएंगे। और आप देखिए उसके बाद 5 साल बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो उनके मैनिफेस्टो से भी ये चीज गायब हो चुकी थी और आज ये फिर उसको लेकर के आए हैं। क्योंकि आज वक्ता जी देखिए, देश में महंगाई, बेरोजगारी, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज सरकार घिरती हुई नजर आती है और उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि हमने क्या किया। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल वो लाना चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज जाए और हम चुनावी एक मुद्दा बनाएं। मैं बिल्कुल कहूंगी कि उन्होंने इसे चुनावी ही सिगूफे की तरह इस्तेमाल किया है। अगर वो महिलाओं को इस तरह इस्तेमाल ना करते वक्ता जी, तो 2014 में जब वो अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए थे और पूर्ण बहुमत की देश ने उनको सरकार दी, तभी पास हो गया होता। बिल्कुल ठीक है। हमारे आज उसका इंतजार ना किया होता। 9.5 साल का इंतजार महिलाओं ने किया है। 9.5 साल में इसका जवाब हम शबनम जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ महालक्ष्मी जी भी एडवोकेट के तौर पर जुड़ी हुई हैं, तो उनसे भी समझना चाहेंगे कि जो कानूनी दावपेच हैं इसमें किस तरह से होंगे। महालक्ष्मी जी की ये जो कानूनी रूप से अगर इसे देखा जाए तो वुमेन का जो रिजर्वेशन बिल है, महिला आरक्षण का जो बिल है, ये कितना प्रभावशाली महिलाओं के लिए साबित हो सकता है? सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे। स्वागत करना चाहती हूँ। बिल कम से कम 2008 के बाद 101% अमेंडमेंट के बाद इसके बाद ये आ रहा है आरक्षण वुमेन्स रिजर्वेशन को भी 75 साल की सालगिरह पे, और गणेश का नाम लेके हम बोलते हैं हाँ वेलकम है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि 33% क्यों, 50% क्यों नहीं? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं हम लोग, कहाँ से पीछे रह गए हैं? हम सब है, सब एम्पावर्ड है। जब मोदी जी का सरकार बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग कुछ पढ़े लिखे हैं, तो 33% की। और दूसरी बात, मैं नाराज थोड़ी सी हूँ क्योंकि वहाँ एक क्लॉज लिखे है ना, एक कॉन्सेप्ट क्लॉज आर्टिकल 64 के अंतर्गत में लिखे हैं कि ये 15 साल के ला रहे हैं। हाँ। 15 साल की जरूरत क्यों है? जब 334 कैटेगरी that there will be a 60-year period, तो ये वुमेन रिजर्वेशन 15 साल के केस में मैं चाहती हूँ इसको भी 334 के अनुसार 60 years। महालक्ष्मी जी, आप अपना माइक थोड़ा पास करेंगी तो हम बेहतर और साफ तरीके से सुन पाएंगे कि आप क्या समझाना चाहती हैं। नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ 33% की बात लग रही है अपने रिजर्वेशन बिल के नए बिल के मुताबिक। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वाई 33%, 50% क्यों नहीं है? देखिएगा कि हम आदमी और औरत दोनों इक्वल है। जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिस करना है तो 50% लानी है, और अगर 50% लानी है तो तभी अच्छा होगा। क्योंकि ये क्या रिजर्वेशन बिल में क्या हुआ है, वो एक क्लॉज दिए है कि ये 15 साल तक ही रहेगा। तो ये क्लॉज के अनुच्छेद से मैं खुश नहीं हूँ। तो महालक्ष्मी जी, आप लोग ये भी नहीं, एक मिनट। हाँ। लोग सोचते होंगे कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, विमेन के लिए आ रहे हैं कि औरतों की वोट के लिए आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा सही दिशा में तो चल रही देश
कम से कम विमेन को, औरतों को इतना तो मान के ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उससे खुशी की बात क्या हो सकती है। कम से कम 108th amendment which came out in 2008, now we are seeing some progress. So yes, it's very sad it didn't happen during the UPA rule, but at least now there is a change, there is a step forward in the right direction, and I applaud our Prime Minister and the entire Parliament, entire बिल्कुल। महालक्ष्मी जी, ये भी इधर समझना चाहेंगे आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करें तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन, महिला आरक्षण बिल के लिए? जी, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 और 15(3) और 16। ठीक। तो दैट इज द थिंग। एंड जब पंचायत के लिए रिजर्वेशन आया था 1992 में, दैट वाज बाय द 73rd 73 अमेंडमेंट अनुच्छेद के आंसर में आया था, तो वो सब 33% पंचायत के लिए थे। तो अभी रिजर्वेशन होगा 15(3), 15(3) और 16(4). उसके आधारित पे हमारा संविधान ये रिजर्वेशन की प्रोविजन देती है। बिल्कुल। अगर जानना चाहें कि पंचायत इलेक्शन में अगर बात की जाए तो वुमेन्स रिजर्वेशन किस तरह से प्रभावशाली साबित हो सकता है? देखिएगा, प्रभावशाली मैं ये नहीं बोल सकती कि पूरा प्रभावशाली है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि पंचायत में औरतों तो पंचायत ये बन जाती है, लेकिन कंट्रोल पूरे उनके मर्द में होती है, उनके पतिदेव चलाते हैं, तो ये गलत बात है। तो वी नीड मोर वुमेन टू स्पीक अप। नहीं, आपको नहीं लगता कि पंचायत स्तर पर अगर इस चीज को, जब ये बिल आया है तो पंचायत स्तर पर जब महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, अब इसकी जब भागीदारी होगी तो आपको नहीं लगता है कि ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण है, उसकी भागीदारी बढ़ जाएगी? सशक्तिकरण वो सब तो ठीक है, लेकिन कितने हद तक चलाते हैं ये औरतें, क्योंकि वहाँ कंट्रोल बैकडोर में। तो देखिए, अभी आपने सुना, और जिस तरह से लोकसभा में इसे रखा गया है, पेश किया गया है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से, अब संसद का माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से सियासत भी नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि महिला आरक्षण बिल को पेश किया जा चुका है। देखिए गरिमा जी, संसद में इसे पटल पर उतार दिया गया, पेश किया जा चुका, लेकिन जिस तरह का माहौल देखने को मिला दोनों तरफ से, वो सियासत को गरम कर रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि 2010 में हम लेकर आए थे, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि पारित तो नहीं करवा पाए, पेश तो नहीं करवा पाए। इसको लेकर भी सियासत अब चढ़ने लग गई है। देखिए, बट नेचुरल सी बात है कि जो भी सरकारें चुनी जाती हैं और जिस भी समय काल परिस्थिति में चुनी जाती हैं, वो विकास करने के लिए ही चुनी जाती हैं। जहां पर पहली सरकार ने टॉर्च को, आपने रिले रेस देखी होगी, जहां पहला वाला खिलाड़ी छोड़ता है, दूसरा वाला उससे आगे को रेस शुरू कर देता है। यही काम सरकारों का होता भी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि पुरानी सरकारों को कोसने बैठ जाइए। पुरानी सरकारों के समय पर जो काम हुआ, उनकी सराहना करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनकी गलतियों से सबक लेते हुए जो नई सरकारें अपने पद को अग्रसर बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से वो इतिहास में याद की जाती हैं। बिल्कुल गरिमा जी, वक्त की थोड़ी कमी है मेरे पास, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। राज्यसभा में इसको पारित कर पाई। बार बार सबने इंटरव्यू, क्योंकि संसदीय बोर्ड की हमारे चेयरमैन सोनिया जी थी उस वक्त, तो सोनिया जी का तमाम एंकर्स ने, बड़े बड़े चैनल्स ने इंटरव्यू लिया कि आज का दिन ऐतिहासिक है, राज्यसभा में आप पारित करवा पाई। तो उन्होंने भाव विह्वल होकर, उनके आंसू छलक आए और उन्होंने कहा कि ये राजीव जी का सपना था, और मैं चाहूंगी कि इस सपने को आने वाली सरकारें जो कोई भी हो लोकसभा में भी पारित करें। अच्छी बात यह है कि इसको हमें राज्यसभा नहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा से जो भी बिल पारित होता है वो कभी नहीं मरता। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते शबनम जी, आपसे एक रिएक्शन, ठीक है, आपसे एक रिएक्शन चाहना चाहेंगे। देखिए वक्ता जी, मैं सबके बातों का जवाब जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी की गई, यूपीए की सरकार जब बनती थी तो एक सीट कम होने पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को इन्होंने बेदखल किया, जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार सत्ता की हमने नहीं किया। महिला जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, आरक्षण मिलने इन्हीं के सहयोगियों ने उसका विरोध किया सदन में, और 70 साल में सबसे ज्यादा राज करने वाले लोग महिला आरक्षण बिल नहीं पास करा पाए, और आज घड़ियाली आंसू के बहा रहे हैं कि
को घरवाली आंसू बहे, आंसू बहाना बंद करें। गांधी परिवार की महिला को सशक्त करना, देश की महिला को सशक्त करना नहीं होता। देश की गली कूचे में ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है शबनम जी, मेरे पास वक्त की कमी है गरिमा जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।